नमस्कार। तो आज हम बात करने जा रहे हैं चीन और ताइवान के बीच बढ़ते तनाव की और खास तौर पर समझने की कोशिश करेंगे चीन की उस विशाल मिलिट्री ड्रिल को जिसका नाम था मिशन जस्टिस 2025। देखिए, ये सिर्फ एक रूटीन अभ्यास नहीं था, बल्कि एक ऐसी चेतावनी थी जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। चलिए, इसको और गहराई से समझते हैं। इस रणनीतिक घेराबंदी की गंभीरता को समझने के लिए जरा इस मिसाल पर गौर कीजिए। मतलब ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की भी कोशिश है। तो हुआ ये कि पूरी दुनिया देखती रह गई जब चीन ने एक बहुत बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया, जिसने असल में ताइवान द्वीप को चारों तरफ से घेर लिया था। और ये पहले हुए किसी भी अभ्यास से कहीं ज्यादा बड़ा और गंभीर था। तो ये जो नाम है मिशन जस्टिस 2025, ये सिर्फ एक नाम नहीं था। ये ताइवान, अमेरिका और जापान को भेजा गया एक बिल्कुल साफ और बहुत शक्तिशाली संदेश था कि चीन के पास ताइवान को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग करने की सैन्य ताकत है। तो सवाल ये उठता है कि सैन्य शक्ति का ये प्रदर्शन, ये जो ड्रिल थी, असल में दिखती कैसी थी? मतलब इसका स्केल क्या था? किस पैमाने पर इसे अंजाम दिया गया? अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये वाकई में बहुत बड़े हैं। हम 89 एयरक्राफ्ट्स, 14 नेवी के युद्धपोतों और 14 कोस्ट गार्ड बोट्स की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड ने मिलकर एक ऐसी घेराबंदी तैयार की जिसे तोड़ना लगभग नामुमकिन हो। और हाँ, ये सब कुछ अचानक या बिना प्लानिंग के नहीं हो रहा था। ये ऑपरेशन बहुत ही बारीकी से प्लान किया गया था। ताइवान के चारों ओर के समुद्र को 7 अलग-अलग जोन में बांटा गया था, जहां लाइव फायर ड्रिल्स की गईं, ताकि हर दिशा से पूरा दबाव बनाया जा सके। लेकिन सवाल ये है कि चीन को अचानक इतना बड़ा सैन्य प्रदर्शन करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये सब अचानक से तो हुआ नहीं, इसके पीछे हाल ही में हुई कुछ बड़ी वजह थी। असल में हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों ने आग में घी डालने का काम किया, जिसकी वजह से बीजिंग ने ये इतना कड़ा और सीधा जवाब दिया। देखिए, चीन के लिए कुछ बातें बर्दाश्त के बाहर थीं। खास तौर पर अमेरिका का ताइवान को $11.1 बिलियन का बहुत बड़ा हथियार पैकेज देना और साथ ही जापान का ये कहना कि अगर हमला हुआ तो वो ताइवान की रक्षा के लिए आगे आएगा। चीन ने इसे अपनी सीमा का उल्लंघन माना। ये जो रेड लाइन शब्द है ना, इसका मतलब होता है एक ऐसी हद जिसे पार नहीं किया जा सकता, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। और चीन की सरकार ने अपने इस बयान से साफ कर दिया कि उसके लिए वो सीमा पार कर दी गई है। तो ये तो हुई क्या हुआ की बात, लेकिन इसके पीछे का क्यों समझने के लिए हमें इस झगड़े की जड़ तक जाना होगा। और वो जड़ है खुद ताइवान का स्टेटस और उसकी पहचान का सवाल। और यहाँ इस बुनियादी मतभेद को बहुत अच्छे से समझाया गया है। एक तरफ है चीन की वन चाइना पॉलिसी। इसके मुताबिक दुनिया में सिर्फ एक ही चीन है और ताइवान उसी का एक प्रांत है जो अलग हो गया है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान खुद को रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से एक आज़ाद और संप्रभु देश मानता है और कहता है कि उसका भविष्य क्या होगा, ये फैसला सिर्फ ताइवान के लोग ही कर सकते हैं। तो यहाँ एक बहुत अहम बात है जिसे समझना जरूरी है। ताइवान असलियत में, मतलब डी फैक्टो, एक देश की तरह ही काम करता है। उसकी अपनी सरकार है, अपनी सेना है, अपनी करेंसी है। लेकिन डी जोर यानी कानूनी तौर पर उसे संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के ज्यादातर देशों से एक अलग देश की मान्यता नहीं मिली है। और ये जो तनाव आज हम देख रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। इस संघर्ष की जड़ें 75 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं और इतिहास में बहुत गहरी हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ 1949 में आया। उस वक्त चीन में गृह युद्ध खत्म हुआ। कम्युनिस्टों ने मुख्य भूमि पर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की और जो हारने वाले नेशनलिस्ट थे वो भागकर ताइवान चले गए और वहां उन्होंने रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार को जारी रखा। बस यहीं से दो चीन का मुद्दा खड़ा हुआ, जो आज तक इस पूरे संघर्ष की जड़ बना हुआ। अच्छा, मिशन जस्टिस 2025 सिर्फ एक राजनीतिक संदेश ही नहीं था, इसने हमें भविष्य में होने वाली लड़ाइयों की एक झलक भी दिखाई। ये सिर्फ ताकत का नहीं, बल्कि नई युद्ध रणनीतियों का भी प्रदर्शन था। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इस अभ्यास में फोकस खुले मैदान की जंग पर नहीं था, बल्कि शहरी इलाकों में, यानी ताइवान जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में कैसे लड़ा जाए, कैसे घुसपैठ की जाए, इन तकनीकों पर था। ये सीधे सीधे
ताइवान पर कब्जे की तैयारी का एक संभावित सीन दिखाता है। और इतना ही नहीं, इस ड्रिल में भविष्य की टेक्नोलॉजी का भी जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। ह्यूमनॉइड रोबोट्स, छोटे छोटे सटीक हमले करने वाले माइक्रो ड्रोन और रोबोटिक डॉग्स। चीन ने ये साफ कर दिया है कि उसकी सेना बहुत तेजी से अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी को अपना रही है, जो आने वाले वक्त में युद्ध का तरीका ही बदल सकती है। लेकिन ताइवान की ये स्थिति हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर आज के समय में एक देश होने का असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ कानूनी मान्यता है या जमीन की हकीकत? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि संप्रभुता या सॉवरेनिटी की परिभाषा कितनी